तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा कि इसी जो हमारी कहानियों का एक सिलसिला है, इसी में मैंने आपसे एक हाई कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया था और कहा था कि ये फैसला शायद बताना ज़रूरी है। दरअसल एक मुकदमा था एक लड़की और एक लड़के के बीच। लड़की 17 साल की, लड़का 30 साल का। दोनों पहले दोस्त थे। दोस्त होने के बाद फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने के बाद फिर जो लड़का था उस लड़की को एक होटल के कमरे में लेके जाता है। जाने के बाद फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, जब ये कोशिश करता है तो लड़की कहती है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों करना चाहते हो। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम कर लो, मैं थोड़े टाइम बाद अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, उसके बाद तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की उसके बाद एग्री हो जाती है। होने के बाद फिर दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं। इसके बाद थोड़े टाइम तक तो ये रिलेशन चलता है, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो प्यार मोहब्बत था। उसके बाद इन दोनों में ब्रेकअप। इधर ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप होने के बाद फिर लड़की के दिमाग में आइडिया आया कि मेरी तो उम्र जो है वो 17 साल है, तो मैं नाबालिग हूँ, तो अगर मैं मुकदमा कर दूँ तो इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, ये फंस जाएगा, रेप के चार्जेस में अंदर चला जाएगा। अब लड़की के दिमाग में जैसे ये बात आती है तो फ़ौरन वो पुलिस के पास जाती है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा देती है। फ़ौरन ये लड़का गिरफ्तार होता है। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन जब कोर्ट में जाता है और ख़ासकर जब हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट में जाने के बाद जो जज साहब थे उन्होंने फिर सही फैसला दिया और फिर कहा कि अगर एक लड़की जिसके पास इतना ज्ञान हो कि होटल के कमरे में कैसे 17 की होने के बावजूद अपने आप को 18 दिखाना है, कैसे आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे क्या सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो क्या आज के टाइम में एक 17 साल की लड़की इतनी नादान होती है, उसे ज्ञान ना हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। क्या 17 साल की लड़की को कोई आज के टाइम में इस तरह से बहला फुसला के सेक्स कर सकता है। इसके बाद ये जो रेप का चार्जेस था उससे उस लड़के को बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि उसने भी कई ऐसे सबूत रखे थे, जैसे CCTV कैमरे हो गए जिसमें लड़की अच्छी खासी हंसती साथ आती दिखाई देती है। उसके बाद फिर जाते हुए भी हंसते ही दोनों साथ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच कुछ बात विवाद का कोई सिग्नल मिला हो या फिर कुछ ऐसा लगा हो। तो जब ये कहानी मैंने आपको बताई थी और इस फैसले के बारे में और इस कमेंट के बारे में बताया था तो कई लोगों ने कहा था कि ये गलत है। 17 साल की लड़की नाबालिग होती है, मासूम होती है, उसे ज़्यादा समझ नहीं होती। कई लोग ऐसे थे जो जज साहब के फैसले के खिलाफ थे। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका जो सोचने का नज़रिया है वो बदल जाएगा। आज कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जज साहब ने जो कुछ कहा था, जो कुछ उन्होंने कमेंट किया था, वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें ना केवल एक शख्स का कत्ल हुआ बल्कि एक रिश्ते का भी कत्ल हुआ, साथ ही एक भरोसे का भी कत्ल हुआ और साथ ही कई जिंदगियां तबाह हो गई। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक का एक मशहूर शहर बेंगलुरु, पूरे हिंदुस्तान का 3रे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। इसी बेंगलुरु शहर में एक थाना लगता है, राजाजी थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक शख्स जिसका नाम था जय कुमार जैन, ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। परिवार में इनकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक 15 साल की बेटी और एक 7 साल का बेटा। बीवी का नाम पूजा। बच्चे चूँकि नाबालिग थे तो आप उनका नाम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे आप बेटी का नाम राशि मान लीजिए, बेटे का नाम सूरज मान लीजिए। क्योंकि नाबालिग लड़कों का नाम लेना कहीं ना कहीं एक तरह से संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो आप बेटी का नाम राशि मान लीजिए और जो बेटा है उसका नाम सूरज मान लीजिए। जो जयकुमार जैन थे, इनकी कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। ये थोक में कपड़े बेचते थे, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको। उसके बाद वहाँ से माल जो था वो दुकानों पे जाता। तो एक दुकान वाला कम से कम अगर उसकी ठीक ठाक दुकान है तो वो भी 1,50,000 रुपये कमा लेता है महीने का। तो जो थोक में बेचता हो, आप उसकी कमाई, उसकी इनकम एक तरह से सोच भी सकते हैं। तो जो जयकुमार जैन थे, उनकी जो गिनती होती थी पूरे शहर के सबसे बड़े करोड़पतियों में होती थी। कहते हैं कि जिस टाइम उनका एक तरह से उद्भव हुआ था, जिस टाइम वो शहर में छा रहे थे, तो उनकी टक्कर का या फिर जिस हिसाब से उनकी नाम, उनकी मकबूलियत शहर में हो रही थी, तो उस टाइम उनके टक्कर का कोई था ही नहीं। चारों तरफ नाम था, चारों तरफ रुतबा था, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से उनका मिलना था। ये भी कहा जाता है कि जो जयकुमार जैन थे वो मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत उम्र अपनी संभालते हैं तो उम्र संभालने के बाद ही फ़ौरन ये निकल जाते हैं काम की तलाश में।
बेंगलुरु। और जैसे ही बेंगलुरु जाते हैं तो वहीं पे बेंगलुरु का पानी इस तरह से इनको सूट करता है कि जो भी काम वो करते इस तरह से जम जाता, जिस हिसाब से वो काम करते उस हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलता कि फिर वो कभी लौट के अपने पैतृक गांव नहीं गए। वहीं पे इन्होंने शादी की। शादी करने के बाद फिर वहीं पे अपना बड़ा सा एक महल तड़ा दिया। अपने एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी के साथ फिर वक्त गुजरा तो बच्चे भी हुए। उन बच्चों के साथ ही रहते थे। कपड़े का कारोबार इस तरह से बढ़ रहा था कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। लक्ष्मी माता कृपा बरसाए हुए थी। परिवार भी इतना अच्छा था कि ना किसी में कोई ऐब था, ना ही किसी में कोई बुराई थी। बीवी भी काफ़ी धार्मिक, बच्चे भी काफ़ी सहनशील। सारे लोग कहते थे कि अगर किसी के घर में कोई स्वर्ग है, किसी के घर में कोई सही रूप से सुखी है, तो ये जय कुमार जैन का ही परिवार है। दूर दूर से लोग मिलने भी आते थे। जब भी मिलने आते तो बीवी अच्छे से बात करती, बच्चे भी अच्छे से बात करते। लोग एक तरह से सराहना भी करते, तारीफ भी करते कि गजब का आज के कलयुग में ऐसा परिवार। ये सारी चीज़ें चलती रहीं बिल्कुल ठीक ठाक। कभी कभार कहीं शादी वगैरह होती तो बीवी जाती, शादी वगैरह अटेंड करती, बच्चे भी जाते। जय कुमार जैन का काम था तो वो ना जा पाते। और ऐसी ही एक शादी थी 17 अगस्त साल 2019 को। ये शादी थी पांडिचेरी में। 17 अगस्त साल 2019 को ये शादी थी। इसीलिए जो ये जय कुमार जैन थे अपनी बीवी से कहते हैं कि काम करो, तुम चली जाओ और बच्चों को भी साथ लेके चली जाओ, क्योंकि मुझे तो काम है, मैं चल नहीं पाऊँगा और शादी में भी जाना ज़रूरी है। अब बीवी कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, बच्चों को भी लेके चली जा रही हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगी। फिर सारा प्लान होता है, उसके बाद कपड़े वगैरह पैक होते हैं। लेकिन फिर जो बच्ची थी, जो बिटिया थी राशि, उसके दिमाग में आता है कि मम्मी भी जा रही हैं, भाई भी जा रहा, पापा बेचारे घर पे अकेले रहेंगे, पता नहीं उनको कौन पानी दे, कैसे खाएंगे, कभी ऐसा किया नहीं। तो बेटी कहती है कि पापा एक काम करती हूँ, मम्मी को जाने देते हैं, मैं रुक जाती हूँ। अब पापा ये बात सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो आज मेरी बिटिया इतनी समझदार कि कम से कम इतना जान रही है कि पापा कैसे अपना काम करेंगे। फिर क्या था, शाम के लगभग 6 बजे जो जय कुमार जैन थे अपनी बीवी पूजा को और अपने बेटे सूरज को कार से रेलवे स्टेशन जाते हैं छोड़ने। वहाँ ट्रेन पे बैठा देते हैं। बीवी बच्चे पौंडीचेरी के लिए रवाना। उसके बाद ये वापस घर पे आते हैं। बेटी जो कुछ बनाई रहती है, दोनों बाप बेटी साथ बैठते हैं, डिनर करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद रात हो जाती है, दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होती है, जय कुमार जैन नहाने जाते हैं और जैसे ही नहाने जाते हैं तभी अचानक से जो बाथरूम था वहाँ से अजीब सा धुआं और अजीब सी आग की लपटें दिखाई देती हैं। अब आग की लपटें उठती हैं, इधर धुआं उठता है, पूरे मोहल्ले में धुआं भी फैलता है। आसपास के लोग देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, उस घर से अचानक से जो बिटिया राशि थी उसकी चीख सुनाई देती है। अब बेटी लगातार बचाओ बचाओ मदद के लिए चिल्ला रही। अब जैसे ही बेटी चिल्ला रही, इधर घर में धुआं, फ़ौरन सारे लोग भाग के पहुंचते हैं। पड़ोस में एक लड़का रहता था प्रवीण, वो भी भाग के पहुंचता है। फ़ौरन बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि जो जय कुमार जैन है वो बुरी तरह झुलस चुके हैं। फ़ौरन ही जैसे तैसे करके आग पे काबू पाया जाता है। उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद फिर उनको चेक किया जाता है, लेकिन इतनी देर में जय कुमार जैन की मौत हो चुकी थी। फ़ौरन चूँकि ये मामला एक संपन्न परिवार का था, फ़ौरन फायर ब्रिगेड की टीम आती है, फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं। जो कुछ वॉशरूम में आग लगी थी उसको भी बुझाया जाता है। इसके बाद पुलिस की टीम इनको चेक करती है, ये मर चुके थे। उसके बाद इनकी बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद बेटी से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो बेटी बताती है कि मेरे पापा वॉशरूम में नहाने के लिए गए थे। उसके बाद फिर अचानक से शायद शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और इस आग में मेरे पापा की मौत हो गई। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी लगता है कि ठीक है, सारे सबूत भी यही कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद आग लगी है। इसके बाद फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही गया था। पुलिस वाले बस इसी उम्मीद में थे कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। आने के बाद इस मामले में फाइनल क्लोजिंग लगा देंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि आग लगने से मौत हुई। आग जो थी वो देखने में भी शॉर्ट सर्किट लग रही थी। लेकिन अब चूंकि ये मामला एक शहर के सबसे बड़े व्यापारी का था, इसलिए ये मामला थोड़ा ऊपर तक भी जाता है। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, उनका भी तांता लग जाता है। कितने बड़े व्यापारी अचानक से मौत, वो भी
शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। इधर बीबी तक बात गई, बीबी भी बेचारी भागी भागी आई, बच्चा भी आया। अब सारी चीज़ें चल रही हैं, क्रियाक्रम की तैयारी हो रही। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई। पुलिस वाले भी बस अब फाइनल क्लोजिंग लगाने ही वाले थे। सारे लोग उस बिटिया को समझा रहे हैं, उसकी बीबी पूजा को समझा रहे हैं, बच्चा भी रो रहा, उसको भी समझा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो आ जाती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस मौसम में भी पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि जो कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी उसकी कल्पना शायद 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में भी वो बात नहीं आई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि इस आदमी को किसी ने चाकू से काट के मारा है और चाकू से गला काटने के बाद इस आदमी को जलाया गया है। अब पहले तो लगा कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि गला काटा गया उसके बाद जलाया गया। अब पुलिस वाले परेशान कि अभी ये क्या मामला है, और अगर जलाया और काटा तो किसने जलाया और काटा। अब क्या था, पुलिस वाले फ़ौरन भाग के घर पे उस बेटी को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं राशि से कि बेटा कौन आया था। अब जैसे ये सवाल पूछा जाता है तो बेटी कहती है कि कोई नहीं। अब जब बेटी कहती है कि कोई नहीं तो फिर कौन आ गया और किसने गर्दन काट दी, और गर्दन काटी तो बेटी को क्यों छोड़ा। अब तमाम तरह के सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था, मामला पूरा पलट चुका था। पुलिस वाले अब छानबीन करना कायदे से शुरू करते हैं। अब तक जिस मामले को वो एक एक्सीडेंट मान रहे थे अब लग जाता है कि ये मामला मर्डर का है। पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि हो सकता है बेटी ना देखी हो कुछ। अब जब आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या आपने किसी को इस घर से भागते हुए देखा, यानी जो भी था अगर उसने आग लगाई तो फिर भागा होगा, तो क्या आपने किसी को देखा। अब ये सवाल जब पूछा जाता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। इसके बाद फिर पूछा जाता है कि घर में सबसे पहले किसने एंट्री ली थी, तो फिर पता चलता है कि जो पड़ोस का एक लड़का है 19 साल का प्रवीण, उसी ने एंट्री ली थी। उससे भी पूछताछ की जाती है कि क्या आपने किसी को देखा, कोई ऐसा था जो यहाँ से भागा हो आग लगा के। इसके बाद प्रवीण भी कहता है कि नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तब जब कहीं से भी ये भी नहीं क्लियर हो रहा था कि वो आदमी जिसने आग लगाई जो कुछ उसने किया, घर को भी बाकायदा चेक किया गया कि एग्जिट पॉइंट कितने हैं, कहाँ से आदमी भाग सकता है। तो जब हर जगह से ये चेक कर लिया गया कि कहीं से कोई सुराग नहीं, कहीं से कोई सबूत नहीं, किसी के भागने की कोई निशान नहीं, तब पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो ये बेटी कुछ छुपा रही है। क्योंकि अगर ये कह रही है पहले कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट का कोई यहाँ पे एंगल नहीं। इसके बाद ये कह रही थी कि बस जलने से मौत हुई, लेकिन यहाँ पे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि गर्दन पे कट के निशान है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने जलाया है। तो या तो आसपास का पूरा मोहल्ला झूठ बोल रहा है या फिर बेटी। अब लेकिन पूरा मोहल्ला झूठ क्यों बोलेगा, तो जाहिर सी बात है ये लड़की ही अब झूठ बोल रही है। फिर क्या था, पुलिस वाले अब इस लड़की को हिरासत में लेते हैं। उस 15 साल की राशि को हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो वो तमाम तरह की थ्योरीज बताती है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं जब उठी तो वो जल चुके थे, उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले थे, उनको अपना अंदाज पता था। फिर अंत में जब कड़ी मशक्क़त हुई, कड़ी पूछताछ हुई, उसके बाद लड़की भी टूटती है और टूटने के बाद कहती है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया। अब जैसे ही ये बात वो लड़की बोलती है पुलिस वाले फिर परेशान। एक 15 साल की लड़की अपने ही बाप का कत्ल क्यों कर देगी, आखिर वजह क्या थी। तो जब पुलिस वाले वजह पूछते हैं तब फिर इस लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरअसल ये जो जयकुमार जैन थे, इनका बचपन से सपना था कि जो मेरा बेटा है वो कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए, जो मेरी बेटी है वो अच्छा खासा नाम कमाए। वो चाहते थे कि बेटी मेरी बड़ी होकर डॉक्टर बने, लेकिन बेटी का सपना मॉडलिंग का था। अब जहाँ मॉडलिंग की बात आती तो जो पिता थे वो सहमत नहीं होते, कहते कि मेरा अच्छा खासा नाम है, मैं नहीं चाहता कि तुम कम कपड़े पहनो या फिर इस तरह का काम करो। अब बेटी को समझाते थे कि शायद उससे उसका भला हो जाए, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, एक रेपुटेटेड जॉब करे। हालांकि मॉडलिंग ऐसा नहीं है कि रेपुटेटेड नहीं है, लेकिन अलग अलग जैसे जिसकी सोच हो। खैर जब वो समझाते और लगातार मनाते तो बेटी अब छोटी थी, मान जाती। उसकी पढ़ाई के लिए उसको एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया गया, वहीं पे वो पढ़ती है और वहीं पे उसका 3 साल बड़ा एक लड़का प्रवीण जो पड़ोस में था वो भी पढ़ता है। अब चूँकि दोनों पड़ोसी थे तो अक्सर ऐसा होता कि साथ चले जाते साथ चले आते। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बेटी 7th में थी, जो लड़का था वो 10th में था। दोनों में जाते जाते देखते देखते दोस्ती हो गई।
दोस्ती इस कदर गहरी हो गई कि अब दोनों एक दूसरे के साथ आते जाते, एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते। इसके बाद वक्त और गुजरा, धीरे धीरे वक्त और बड़ा हुआ, ये दोनों भी बड़े हुए। अब लड़की 9th में थी, जो प्रवीण था वो 12th में था। अब जैसे ही लड़की 9th में जाती है, लड़का 12th में जाता है, दोनों नई नई किताबों की दुनिया को देखते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई नई चीज़ उन्हें समझ में आती है। तो फिर कहीं ना कहीं इन दोनों की जो दोस्ती थी, अब उम्र के इस पड़ाव पे आते ही एक तरह से वो दूसरे ही तरीके से बदल जाती है। यानी जो लड़की राशि थी वो भी इस लड़के की तरफ आकर्षित, ये जो लड़का था वो भी इसकी तरफ आकर्षित। दोनों की दोस्ती परिवार वाले इससे पहले कि समझ पाते अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इधर जो लड़का था उससे जब लड़की ने बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है, फिर लड़का जो था उसके पिता ने, जो कि इकलौता लड़का था, उसके पिता ने कुछ लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा करवा दिए थे, एक तरह से ये सोच के कि बड़ा होगा तो हायर स्टडीज़ में काम आएगा। अब चूँकि ये बालिग था, 18+ था, इसीलिए इस लड़के ने अपने पैसों को निकाला और उन पैसों से इस लड़की को मॉडलिंग करानी चाहिए। अब अक्सर ये फ़ोटोज़ क्लिक करवाती, फ़ोटो क्लिक करा के अलग अलग जगहों पे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते। अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते तो कभी कभार पापा को भी पता चलता। अब जब जब पापा को पता चलता तो पापा डांटते, मारते, फटकारते, कहते कि ये काम बंद कर दो। अब लड़की को लगा कि मॉडलिंग तो करनी है, लेकिन पापा अगेंस्ट हैं, तो फिर क्या करें। तो फिर कहीं ना कहीं जो भरोसा, जो चीज़ें, जो जिम्मेदारी पापा को वो समझती थी, वो कहीं ना कहीं अब उस लड़के को समझने लगी। लड़के के प्यार में इस कदर पागल थी कि जब जब वो मोबाइल पाती, चाहे मम्मी का चाहे किसी और का, बातचीत करने लगती। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं लगा कि छोटी सी बच्ची है 9th की, उसको क्या समझ। लेकिन कई बार जब माँ ने नोटिस किया कि जो बेटी है वो रात में 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक फ़ोन पे बात कर रही, ये दोनों मिल रहे हैं तो कुछ इस तरह से मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ अजीब सा लग रहा। तो फिर माँ इस बारे में जो जय कुमार जैन थे उनसे डिस्कस करती है और कहती है कि यार हमें ठीक नहीं लग रहा। अब जैसे जय कुमार जैन ये बात सुनते हैं तो वो भी पता करते हैं। तो जब पता करते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच तो रिलेशनशिप है, यानी ये दोस्त नहीं है। कायदे से अगर माँ बाप समझ रहे थे तो भाई बहन समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो मामला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो गया। अब जय कुमार जैन जैसे ही बात सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है, तो वो तो गुस्से के साथ हुए आसमान पर सवार हो गए। फ़ौरन ही इस लड़के को डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहना। इधर अपनी बेटी का फ़ोन वगैरह भी छीन लेते हैं। अब लड़की का फ़ोन छीन लिया गया, लड़की और परेशान, इधर ये लड़का परेशान। लेकिन अब स्कूल तो छुड़वाया नहीं जा सकता था, दोनों एक ही स्कूल में थे। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है। बड़े घर का मामला था, माँ बाप मान जाते हैं। इसके बाद ट्रिप के लिए अलाउ कर देते हैं, ट्रिप पे जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि ये लड़की ट्रिप पे नहीं गई थी, ये लड़की तो इसी के साथ गई थी मुंबई फ़ोटो शूट कराने और मॉडलिंग के लिए अप्लाई करने। अब जय कुमार जैन को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने फिर इस लड़की को काफ़ी डांटा फटकारा, शायद 1-2 थप्पड़ मारा भी। इसके बाद इसको घर में कैद कर लिया, मोबाइल फिर से छीन लिया। अब इस बार जब मोबाइल छीना तो इस लड़के ने फिर से मोबाइल गिफ्ट कर दिया चोरी से, जो कि पड़ोस में ही रहता था। अब चोरी से जब मोबाइल गिफ्ट किया तो फिर वो पकड़ा गया। अब लगातार माँ बाप इस लड़की को समझा रहे हैं, लगातार वो मोबाइल गिफ्ट कर रहा, कभी कुछ और कर रहा, कभी फ़ोटोग्राफ्स शूट करवा रहा। लगातार ये लड़की डांट खा रही, लगातार माँ बाप फटकार रहे हैं, लेकिन लड़की ना सुधरने को तैयार, ना ही वो लड़का मानने को तैयार। अब जब माँ बाप को भी लग गया कि ये लड़की अब नहीं मानेगी, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी पाबंदियाँ बढ़ाने लगे। और अंत में जब बहुत ज़्यादा ही शक्ति बरत दी तो फिर कहीं ना कहीं राशि को लगने लगा कि मेरा जो सपना है और मेरा जो प्यार है, ये दोनों मेरे माँ बाप और ख़ासकर मेरे पिताजी के होते हुए मुकम्मल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाऊंगी कोई ना कोई मुझे देखता है, पिताजी को बता देता है, पिताजी का पूरे ज़िले में जान पहचान। तो जब तक ये रहेंगे तब तक तो ये मामला नहीं सुलझेगा। तो फिर अब क्या करें। फिर दिमाग में आया कि ये काम करते हैं, भाग चलते हैं। लेकिन भाग के भी कहाँ जाएं, पिता इतने संपन्न थे कि 7वें पाताल से खोज के निकालते। तो फिर अंत में आया कि काम करते हैं, इनका कत्ल कर देते हैं, इनको मार देंगे और ऐसा मारेंगे कि इस कत्ल को ऐसा दिखाएंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, इनसे पीछा छूट जाएगा। उसके बाद थोड़े टाइम तक रोना पीटना होगा। इसके बाद मैं आज़ाद, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, भाई छोटा है, मैं चाहे मॉडलिंग करूँगी चाहे जो करूँगी, मम्मी के कहने में तो हूँ नहीं, मम्मी मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगी। उसके बाद हम तुम शादी कर लेंगे। अब ये प्लान बना, प्लान बनने के तहत फिर अब इंतज़ार था कि आखिर ये प्लान कर किस दिन जाए।
यानी अब घर में अक्सर ऐसा होता कि मम्मी रहती, मम्मी ना सही तो भाई रहता या फिर कोई और रहता। तो फिर ऐसे टाइम पे करना था कि एक्सीडेंट भी लगे और साथ ही काम भी हो जाए, यानी बचने के भी चांसेस ना हो। तो फिर संजोग से वो तारीख थी 17 अगस्त। 17 अगस्त को रिलेशनशिप में शादी थी किसी रिलेटिव के यहाँ, और इसी रिलेटिव के यहाँ शादी में माँ और भाई को जाना था। कायदे से इसको भी जाना था, लेकिन इसको लग जाता है कि आज ही मौका है तो आज जाने के बजाय काम कर लेती हूँ। फिर क्या था, ये दोनों लोग मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद अलग अलग बोतलों में पेट्रोल लेके आते हैं। पेट्रोल लेके आने के बाद फिर पेट्रोल रख दिया जाता है। ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि नींद की गोलियां लेके आना। अब 6 अलग अलग नींद की गोलियां लेके आता है। लाने के बाद फिर ये उन गोलियों को लेती है। लेने के बाद दोनों बाप बेटी रात को आराम से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद बाप अपने कमरे में जाता है। इसके बाद उसके कमरे में राशि जाती है, एक गिलास दूध ऑफ़र करती है और कहती है कि आप आज ठीक से खाना नहीं खाएं तो आप दूध पी लीजिए। अब एक बेटी जब अपने बाप के लिए कुछ लेके आती है तो ना भूख हो तब भी बाप खा लेता है। जो जय कुमार जैन फ़ौरन ही उस दूध को पीते हैं और इस लड़की ने उस दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। जैसे उस दूध को पीते हैं फ़ौरन उनको बहुत गहरी नींद आती है। जैसे ही नींद आती है तो फ़ौरन ये सारे लोग आते हैं, रात भर उसी घर में रहते हैं, यानी वो प्रवीण और ये घर में रहने के बाद फिर रात भर का इंतज़ार करते हैं। सुबह जैसे ही 6 बजता है तो फ़ौरन उसको खींच के घसीट के लेके जाते हैं बाथरूम में। जाने के बाद उसकी गर्दन को काट देते हैं और जब तक खून गिरता रहता है इसी दौरान पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि अब ये मर चुका, तो फ़ौरन, चूँकि गर्दन काटने से भी मर ही चुका था, जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ जो काटने का निशान था वो जल चुका है, तब ये शोर मचाती है। फ़ौरन बचाने का प्रवीण नाटक करने लगता है और ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, इसके बाद जब मामला कोर्ट में जाता है तो लड़की चूँकि नाबालिग थी तो बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लड़का जो था उसे जेल हो गई। लेकिन जब बाल सुधार गृह में ये गई, उसके बाद जब वहाँ से इससे पूछताछ किया गया तो कहीं भी इसके चेहरे पे कुछ भी पछतावा नहीं था कि इसने अपने बाप का कत्ल किया। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि कत्ल करने के बाद लोगों को जेल जाने के बाद एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन इस लड़की के चेहरे पे एक रेश मात्र जो सिकन होती है वो आज तक नहीं देखने को मिली। तभी मैंने शुरू में कहा था कि जो जज साहब का फैसला था कि 17 साल की लड़की इतनी भी मासूम, इतनी भी नाबालिग नहीं होती जितना आज हम लोग समझते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को सोचने, समझने और बदलने की और कानून में ऐसी तब्दीली लाने की कहीं ना कहीं कुछ अब संभावनाएँ लग रही हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में आपने क्लियर देखा होगा कि कैसे 15 साल की लड़की भी इतना प्लान कर सकती है। कत्ल किया दोनों ने, लेकिन सज़ा बस उस लड़के को मिली होगी और ये लड़की यहाँ भी 1-2 सालों बाद निकल गई होगी जेल से। अगर अच्छा व्यवहार रहा होगा तो थोड़ा पहले ही। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि कीर्ति मंदिर जो कि एक स्मारक है वो किस फ्रीडम फाइटर की याद में बनाया गया है। पहला ऑप्शन था के.एम. मुंशी, दूसरा था महादेव देसाई, तीसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा था महात्मा गांधी। तो जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी। एक जो कीर्ति मंदिर है शायद एक म्यूज़ियम के रूप में बनाया गया है जिसमें गांधी जी की कुछ चीज़ें रखी गई हैं। इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दिया है उमराव सिंह राठौर जी हैं, दीपक जटराना जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, सुरेश नायक जी हैं, अजय गर्ग जी हैं, अंशुल जलौन जी हैं और मनमोहन पुन्नी जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, राजेंद्र बिश्नोई हैं जोधपुर से। इन्होंने कुछ और कमेंट भी किया था, तो आपका कमेंट मैं लगातार पढ़ता हूँ भाई, ऐसा बात नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाँ वो गायब हो जाता है, लेकिन आपके कमेंट्स में लगातार पढ़ता हूँ। अभिषेक भारद्वाज जी हैं और प्रगज भाई जी हैं, रिया कुशवाहा जी हैं, वारिस भुट्टो जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं, आरिश सैयद जी हैं, जीतू तिवारी जी हैं, हरेंद्र कुशवाहा जी हैं, निखिल कुमार जी हैं। और याद आ गया, आपने सवाल भी पूछा था राजेंद्र बिश्नोई जी की, हर मामले में शायद आपने मजाक किया हो कि हर मामले में ऐसा कैसे होता है कि जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो हर मामले में हर कोई भाग के ही क्यों जाता है। अब चूँकि एग्जैक्टली कोई भी क्राइम रिपोर्टर वो क्राइम सीन पे होता नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो हम लोग एक कयास लगाते हैं कि अगर माँ को पता चला कि बेटी का कत्ल हो गया तो माँ बेचारी भाग के ही दौड़ी दौड़ी जाएगी। पुलिस को पता चला कि वहाँ पे कत्ल हो गया तो ये उम्मीद रहती है पुलिस वालों से कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी में फ़ौरन बैठेंगे और एक अच्छी स्पीड के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे। तो बस यहीं से एक आइडिया आता है कि भाग के ही गए होंगे। शायद आपके सवाल का जवाब मुझे मिल गया होगा आपको।
अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि जो भारतीय तट रक्षक हैं यानी इंडियन कोस्टल गार्ड, इनके प्रमुख किस पद पे होते हैं, यानी इनका जो चीफ होता है इंडियन कोस्टल गार्ड का, वो किस पद पे होता है। पहला है रियर एडमिरल, दूसरा है फॉर्मल हेड, तीसरा है कोस्ट इंस्पेक्टर, तीसरा है डायरेक्टर जनरल। पहला है रियर एडमिरल, दूसरा है फॉर्मेशन हेड, तीसरा है कोस्ट इंस्पेक्टर, चौथा है डायरेक्टर जनरल। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।